हाय एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सभी को गुड इवनिंग। तो जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। देखो ऐसा है, अभी आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्लास कीजिएगा। वाईफाई का देखो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लाइव क्लास लेने बोल रहे हो, नहीं ले पा रहे, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करके हम इसको अपडेट अपडेट कर देंगे, यानी अपलोड कर देंगे। यूट्यूब का लिंक शेयर कर देंगे, आपको प्राइवेट करके डालेंगे। पूरा वीडियो मैं पब्लिक नहीं कर सकता। कल वाला पब्लिक था, लेकिन रोज़ वाला जैसे आज का पूरा टॉपिक प्राइवेट रहेगा। तो एक आध पब्लिक वीडियो डालना पड़ता है यार, है ना। तो यूट्यूबर होने का ये भी एक नुकसान है। चलिए, अभी हम लोग कुछ कुछ बातें आपको बताते हैं। देखो यार, ऐसा है कि लोग कह रहे हैं लाइव क्लास लेने के लिए। लाइव क्लास अभी लेना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर लाइव क्लास लेंगे तो आप कम पढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल। अगर अभी हम लाइव क्लास लेते हैं तो आप थोड़ा सा कम पढ़ पाएंगे, कम फोकस कर पाएंगे। कारण ये है क्योंकि लाइव क्लास लेने में समय ज़्यादा लगता है। अगर लाइव क्लास लूंगा 2 ढाई घंटे का, तो वो बराबर हो जाता है आपका 1.5 घंटे, अगर मैं ऑनलाइन ये वाला क्लास ले लेता हूँ तो। ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि लाइव क्लास होगा तभी क्लास हो पाएगा। अभी कोशिश कीजिएगा हर दिन जब भी आपको समय मिलता है, क्योंकि मैं लाइव क्लास कराऊँ, आपको समय मिले नहीं मिले, है ना। तो जब भी मैं क्लासेस का वीडियो मैं मतलब सुबह शाम एक बार जाके आपको ग्रुप में ओपन करके देख लेना है कि सर कुछ भेजे तो नहीं है ना। ये चीज़ आपको ध्यान से देख लेना चाहिए। ओके। चलिए, पेन का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। आई थिंक कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। क्यों काम नहीं कर रहा भाई पेन? ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा सा मैं इसको रेक्टिफाई कर लूँ। थोड़ा सा आप पार कर लीजिएगा, है ना। इसीलिए तो ये वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि आप जो टॉपिक चाहते हैं, जितना चाहते हैं, जिसको पढ़े हुए हैं उसको स्किप कर सकते हैं, जिसको नहीं पढ़े हैं उसको छोड़ सकते हैं। ऐसे करके आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन जो अगर हम लाइव क्लास कराएंगे तो ऐसा आपको उपाय उसमें नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ये चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेता हूँ। देख लेता हूँ भाई क्या समस्या है, पेन काम क्यों नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है। थोड़ा सा समय चाहिए मुझे, मैं फिक्स कर। चलिए, अब सुधर गया है। अब आते हैं आगे डायरेक्ट टॉपिक पे। चलिए थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले थे रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन हम अब आपको पढ़ा रहे थे। रिक्लेमेशन आपका बेसिकली 2 दिन का टॉपिक है। एक दिन के टॉपिक के बराबर मैंने पढ़ा दिया था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए जस्ट अ सेकेंड। प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पढ़ा था मुझे एक बार देखना पड़ेगा। मैं एक बार देख ले रहा हूँ। डिसेटेबल लेवल डस्ट और कॉरहेक्स, कॉरहेक्स के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ तक मैंने बता दिया था। वेरी डेंजरस डॉज का साइज, है ना। ओके। चलो भाई, चलो अब आगे आते हैं। देखो ऐसा है कि जब आप ओपन कास्ट में माइनिंग कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ चीज़ तो आपको चाहिए। क्या क्या चाहिए? SO2, मतलब कुछ चीज़ आपका नहीं होना चाहिए, सॉरी।
SO2 का जो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, SO2 का थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, अगर कभी आपसे पूछ देगा ओपन कास्ट में कितना होता है बताओ, क्या बोलोगे भाई? हैं? क्या बोलोगे? 5 ppm। 5 ppm होना चाहिए, ठीक है। 5 ppm होता है, क्योंकि SO2 सबसे भारी होता है, भारी होने के कारण पानी में मिल जाता है और पानी में मिलने के कारण से हार्म होता है, इसीलिए इसका ppm कम रखा गया है। H2S मतलब होता है पोचा गैस स्टिंग डैम्प, ये भी भारी होने के कारण इसको भी हम लोग कम परमिशिबल दिए हैं 10 ppm, ठीक है। इसके बाद आता है NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये हो जाएगा आपका 25 ppm, लिख सकते हैं ये सब चीज। और NO2 हो जाएगा आपका 5 ppm। तो देखो भाई, ये चार गो ना जो गैस है, ओपन कास्ट में इसका परमिसिबल लिमिट या थ्रेशोल्ड लिमिट पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, ओपन कास्ट अगर शब्द इस्तेमाल करता है तो ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर कभी ओपन कास्ट इस्तेमाल करेगा, आप नहीं पढ़े होंगे, आप बोलेंगे यार बेतुका सवाल पूछ रहा है भाई, ओपन कास्ट का ऐसा थोड़ी होता है, अंडरग्राउंड करना पड़ता है, गजब है यार, क्वेश्चन बनाने वाला दारू वारू पी लिया था, ऐसा आप बोलेंगे, आपका दिमाग से निकलेगा। लेकिन भाई साहब ऐसा है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि बहुत जानकार लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही टेक्निकल नॉलेज उनको बहुत ज़्यादा है, तभी जाके इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको डिटेल में पता है कि लड़का क्या सोच सकता है। तो ये चीज़ को आप नोट कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, ऐसा है, सस्पेंडेड सस्पेंडेड पार्टिकल पार्टिकल मैटर यानी साइज को लेकर के कुछ कानून बना हुआ है भाई। क्या कानून बना है? इसको हम लोग 3 कैटेगरी में रखे हैं, ABC 3 कैटेगरी है। जैसे मान के चलिए कहीं पे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में डस्ट ज़्यादा उड़ेगा, काम ज़्यादा होगा, तो इस कंडीशन में जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो आपका 500 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब होगा। यहाँ पे हम परमिसिबल एयरबॉर्न डस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ सस्पेंडेड पार्टिकल, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, है ना, ये आपका ये हो जाएगा। सस्पेंडेड के बारे में प्रीवियस क्लास में बताया था, जो हवा में उड़ जाता है उसको सस्पेंडेड कहते हैं। फिर आपका आता है रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया, अगर रेसिडेंशियल एरिया की बात करूं तो वहां पे 200 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब होगा। ये सब आईबीएम का रिपोर्ट है, ठीक है। 127 पन्ना का आईबीएम का रिपोर्ट पढ़ के निचोड़ के आपके सामने हम रख दे रहे हैं, ताकि आपको इतना मेहनत ना करना पड़े, और मेहनत हम कर रहे हैं भाई, तो ठीक है। चलिए, अब एक है सेंसिटिव जोन। अब सेंसिटिव जोन क्या होता है सर? देखो, मान के चलो कहीं पे कोई जूलॉजिकल पार्क है, वहाँ पे जीव जंतु रह रहा है, कोई नेशनल पार्क है, कोई जू है, तो वो सब सेंसिटिव जोन में आता है। कोई बायोस्फीयर है कि नहीं, ये जो जंगल है, इस जंगल में ये प्रजाति का मेढक पाया जाता है, तो इस जंगल को नष्ट ना किया जाए, नहीं तो ये मेढक लुप्त हो जाएंगे। तो ये सब आपका सेंसिटिव जोन आता है। सेंसिटिव जोन में 100 mg पर मीटर क्यूब होना चाहिए, इससे ज़्यादा डस्ट नहीं हो कहीं पर भी सस्पेंडेड पार्टिकल, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा कम टॉपिक है, कोई नहीं, फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी देखो ऐसा है, अब आते हैं हाईली मैकेनाइज्ड माइंस। हाईली मैकेनाइज्ड माइंस। अब हाईली मैकेनाइज्ड माइंस है, तो आप रिक्लेमेशन कैसे करेंगे? देखो, रिक्लेमेशन का टॉपिक ना आप ये मत समझना कि ये सब चीज नहीं है, रिक्लेमेशन में ये सब चीज भी मैटर करता है, पॉल्यूशन भी मैटर करता है, सॉइल ऑयल वाला जो हम बताया, वाटर बियरिंग कैपेसिटी नष्ट होना, ये सब भी रिक्लेमेशन में मैटर करता है। तो रिक्लेमेशन का टॉपिक खाली ये मत समझिएगा कि खाली भरने को ही हम रिक्लेमेशन कहते हैं, उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये दोनों एक साथ पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। इसीलिए जो भी सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी, भाई समीर कुमार दास जो कि पीएचडी किए हुए आईएसएम के प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो किताब लिखा है उसमें ये दोनों को साथ में लिखे हैं। कोई भी अच्छा राइटर का किताब जब आप पढ़िएगा ना, रिक्लेमेशन के साथ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जरूर लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। कभी भी रिक्लेमेशन को आप ये सेपरेट समझने का कोशिश मत कीजिए, खाली हाँ ये हो गया तो मेरा काम चल गया, नहीं, अभी काम नहीं चलेगा भाई, है ना। कोई भी अच्छा राइटर का किताब उठाओ तो आपको यही सब मिलेगा एक साथ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ा रहे थे। हाईली मैकेनाइज्ड माइंस में रिक्लेमेशन आप कैसे करते हैं? तो देखो, इसका 2 प्रोसेस। अब लिखो यार, इसको एकदम कॉपी में छाप लो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ दे, है ना। चलिए, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, ओके। तो देखो, इसको हम 2 सेक्शन में बांटते हैं। पहला सेक्शन है प्राइमरी प्रोसेस, इसका 2 टाइप होता है, एक होता है प्राइमरी प्रोसेस और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोसेस। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोसेस। अब प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है, मोटा मोटी आपको बताते हैं। प्राइमरी प्रोसेस में होता है
कि आप फिजिकल रिक्लेमेशन करते हैं, यानी कहीं से मिट्टी लाएं, टॉप सॉइल प्रिजर्व किए, मिट्टी डाल दिए, डालने के बाद उसको फिर आपके उसके ऊपर और मिट्टी का कवर चढ़ाएं, फिर ये सब किए। फिर बायोलॉजिक, इसमें दो टाइप होता है, मैं बताता हूँ। और सेकेंडरी प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, सेकेंडरी प्रोसेस में आप उसमें जीव जंतु बसाते हैं। आप उसमें घास लगाएं, पेड़ पौधा लगाएं, पेड़ पौधा लगाने के बाद फिर उसमें आप जानवर छोड़ दिए, कुछ जानवर छोड़ा जाता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल है, शायद आपको पता है कि नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अंडरग्राउंड माइंस में चूहा छोड़ा जाता है। आप में से कोई जानते हैं क्यों छोड़ा जाता है? देखो बताते हैं। अंडरग्राउंड माइंस में ना आदमी को जब प्रेशर आता है, प्रेशर आता है मतलब समझ ही रहे हैं ना सर, जो सुबह सुबह जाते हैं आप, तो आदमी कहीं भी कोई भी ओल्ड गैलरी में जाता है लोटा लेके, लोटा नहीं मिलता है तो बोतल में पानी भर के ले जाता है, मस्त हल्का होके आता है। तो अब क्या है, वेंटिलेशन तो दूषित हो रहा है ना उससे। वेंटिलेशन दूषित होता है तो आपका वही हवा इनटेक रास्ता की तरफ जा रहा है, तो आदमी को दिक्कत तो होगा भाई, है ना। तो इसीलिए उस जगह पे चूहा छोड़ा जाता है। ये जो चूहा है, ये घर वाला चूहा नहीं रहता है, बल्कि विशेष प्रजाति के कुछ चूहे होते हैं जो कचड़ा खाता है। क्या खाता है? कचड़ा खाता है। और क्या क्या खाता है आपको पता ही होगा, बड़ा गंदा गंदा चीज खाता है, यहाँ लिख भी नहीं सकते ठीक है। तो ये सब चूहा छोड़ा जाता है ताकि माइंस का जो गंदगी है उसको साफ कर सके। इसी तरह से जब आप फिजिकल और सेकेंडरी प्रोसेस को जब पढ़ेंगे, रुको एक मिनट में आपको डिटेल में बता ही देता हूँ यार, है ना। चलो देखो, टॉपिक डालिएगा, रिक्लेमेशन प्रोसेस। ठीक है, रिक्लेमेशन प्रोसेस ऐसा टॉपिक रहेगा आपका। ओके, अब इस टॉपिक में आपको लिखना है कि इसका दो टाइप होता है, ऐसे करके लिखिएगा। पहला होता है प्राइमरी, प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी। ठीक है, अब प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है, इसको भी समझिए। अब प्राइमरी के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, ये सब आपको एक आध गो मुश्किल से किताब में मिलेगा, बाकी कोई किताब खोज के दिखा दीजिए अगर एक जगह पे मिल गया, तो जो बोलिएगा सो। तो प्राइमरी, प्राइमरी का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ ऐसा है। पहला हो जाता है फिजिकल रिक्लेमेशन, है ना, सब में रिक्लेमेशन लगाना ही है, रिक्लेमेशन। ठीक है, और दूसरा होता है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन। ठीक है, अभी सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी का तीन टाइप है सर। सेकेंडरी का कितना टाइप है? सेकेंडरी का तीन टाइप है। पहला होता है इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल। सेकेंड वाला होता है हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल। और थर्ड वाला होता है आपका सोसाइटी, सोसाइटी रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन एंड अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन। चलिए अब इसको समझिएगा। देखो रिक्लेमेशन प्रोसेस को ना बड़ा आराम से समझो। कल हम आपका जो आलतू फालतू या बहुत सारा ऐसा ऐसा पॉइंट था ना, उसको हम कवर कर दिए। आज हम सिर्फ ये टॉपिक को सेपरेट इसलिए रखें क्योंकि आपको समझना पड़ेगा इसमें, है ना। बहुत कम टॉपिक है आज, डोंट डोंट वरी। और अगला क्लास में तो भाई जो पढ़ाएंगे ना, अभी ओपन कास्ट का न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, उसमें आपका बकेट फैक्टर, स्विल फैक्टर, ये वो लन फन, जितना ओपन कास्ट का न्यूमेरिकल है सब एक वीडियो में निपटा देंगे। और जरूर देखिएगा उस वीडियो को। और जिसको लगता है ना कि यार न्यूमेरिकल बहुत हार्ड है, न्यूमेरिकल दे देता बनता नहीं, हम आपको बता रहे गारंटी के साथ, आप न्यूमेरिकल एक बार कर लीजिएगा ना, तो आपका क्वेश्चन पेपर में अगर न्यूमेरिकल दिख गया ना, तो आप मुस्कुराइएगा और कहिएगा कि चलो हम लोग का नंबर बन गया, जो नहीं पढ़ा उसका गया। ठीक है, चलिए फिलहाल हम आते हैं आगे। अब एक एक को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। ठीक, अब एक एक को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया सबसे पहले फिजिकल। फिजिकल क्या है सर? फिजिकल एक टाइप है, किसका टाइप था? फिजिकल प्राइमरी प्रोसेस का टाइप था, प्राइमरी प्रोसेस। अब प्राइमरी प्रोसेस क्या होता है? प्राइमरी प्रोसेस में जो पहला फिजिकल है, फिजिकल में हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल में सबसे पहले रिक्लेमेशन करना है। रिक्लेमेशन करना है तो आपको माल मटेरियल कहीं से तो लाना पड़ेगा ना भाई। तो जो मटेरियल है, जो माल है, वो कहीं से लाना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? कहीं से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, इसके बाद इसका आप क्या कर रहे हैं? ग्रेडिंग कर रहे हैं, ग्रेडिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ सॉइल। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड। मोबाइल कहाँ पटक दिए भाई? क्वेश्चन था, दिखाते हैं एक मिनट आपको, है ना। पता नहीं थोड़ा सा मेरा दिमाग कमजोर है, हम कहीं भी कुछ भी रख देते हैं। चलिए,
तो एनसीएल में एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि बताओ ऊपर से नीचे तक क्या क्या कवर होता है, क्या क्या लेयरिंग होता है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस पे आपको फोकस रखना है। फिलहाल हम इसको समझाते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो था ये बेसिकली कि फिजिकल या प्राइमरी प्रोसेस होता क्या है। तो प्राइमरी प्रोसेस का एक पहला टाइप है फिजिकल प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें मटेरियल या माल कहीं से लाते हैं, है ना। मटेरियल माल लाने के बाद हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, है ना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसके बाद एक्सकोवेशन अगर कहीं कर रहे हैं तो वो एक्सकोवेशन आपको करवाना पड़ता है कहीं जगह पे, ठीक है। रिक्लेमेशन कर रहे हैं, मटेरियल नहीं है तो एक्सकोवेशन करके लाते हैं, ठीक है। इसके बाद उसको हम लोग साइज में बांटते हैं, साइज में बांटने के बाद फिर उसमें हम लोग डालते हैं, ठीक है। चलिए, ओके ओके। अभी एक और दो चार प्रोसेस है, जैसे रिक्लेमेशन अगर आपको करना है, तो रिक्लेमेशन करने के लिए सब आपको रेन वाटर को क्या करना पड़ेगा, रेन वाटर को डाइवर्ट करना पड़ता है। डाइवर्ट करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है रेन वाटर को डाइवर्ट? अगर नहीं करेंगे ना तो पानी घुस जाएगा मिट्टी में और गिट्टी पूरा कीचड़ बन जाएगा, इसीलिए हमको करना पड़ता है ना। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट आ जाते हैं भाई साहब, यहाँ पे कुछ पॉइंट आ जाते हैं। फिजिकल वाला क्या होता है, मोटा मोटी समझिए, फिजिकल का मतलब होता है माल मटेरियल भर दो, जहाँ पे गड्ढा है उसको आपको बैग फिलिंग करना है या रिक्लेमेशन करना है, माल मटेरियल भर दो। अब माल मटेरियल भरने के लिए आपको जो करना है, आप या तो कोई डम से उठा के माल मटेरियल ले आइए, या तो आप कहीं से एक्सकवेशन करके डालिए। उसके बाद आपको ग्रेडिंग करना होगा, लेयर बाय लेयर बिछाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपको रेन वाटर को डाइवर्ट करना है, पहले ही डाइवर्ट करना है रेन वाटर को, पानी वानी उस जगह तक नहीं पहुंचे उसका ध्यान रखना है, पहले उसको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम कुछ कुछ चीज आपको बताना चाह रहे हैं, आपको बस नोट कर लेना है, ठीक है। क्या क्या नोट करना है, लिख दे रहे हैं, एक मिनट। ओके ओके, चलो इसको ले लेते हैं। क्या नोट करना है, अभी लिखना है सबसे पहले फिलर लेयर। फिलर लेयर, जो जो लिखते जा रहे हैं रटते जाइए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, रटते जाइए। फिलर लेयर का जो साइज होता है वो 0.5 mm थिक होता है, ठीक है। 0.5 मीटर थिक होता है, ये बेसिकली रेन वाटर को डाइवर्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है, फिलर लेयर कहते हैं इसको। इसके बाद आता है सब सॉइल, ठीक है। सब सॉइल का क्या होता है, हाइट या सब सॉइल का थिकनेस की बात करें, अगर हम थिकनेस की बात करें सब सॉइल का, तो ये होता है 1.5 मीटर। कितना होता है, 1.5 मीटर होता है। इसके बाद एक आता है स्टैक्ड टॉप सॉइल। स्टैक्ड टॉप सॉइल होता है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर आपका मिनिमम साइज है, ये सब कुछ ठीक है। 0.5 मीटर आपका मिनिमम साइज। इसके बाद एक टर्म है ग्रेडिंग ऑफ लैंड वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 37 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अगर माल मटेरियल डालना है तो कुछ ऐसा डालना, अगर स्लोपी भी बनाना है तो 0 से 37 डिग्री के बीच होना चाहिए, उससे ज़्यादा होने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चलिए, और अल्टीमेट, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अल्टीमेट स्लोप समझा देंगे। एंगल ऑफ द साइड, साइड वाल, जो साइड वाला वाल है उसका अल्टीमेट स्लोप एंगल कितना होता है, वो होता है 30 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री। अब ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा, हम आपको समझा रहे हैं। देखो भाई, फिलर लेयर साइज ये क्या होता है देखिएगा, है ना, समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले फिलर लेयर साइज मतलब 0.5 मीटर थिक होता है। सब सॉइल का पहले इसको लिख लीजिए, आप पहले लिखिए फिर हम आपको समझाते हैं। अब एक एक चीज को हम जो समझा रहे हैं उसको समझिएगा थोड़ा। अब जो चीज हम लिख रहे हैं उस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके ओके, चलिए, देखो, सबसे पहले नीचे है जमीन। अब जमीन में क्या करेंगे, अगर हम डंप बनाना चाहते हैं, रिक्लेमेशन करना चाहते हैं, तो पहले हम इसमें ढकला मारेंगे। इसको क्या बोलते हैं, ढकला मारना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ढकला मारना। अब इसी ढकला को एक इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेस
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस कोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या रहेगा भाई, सबसे नीचे रहेगा बेस कोर्स। ठीक है, सबसे नीचे क्या रहेगा, बेस कोर्स। अब बेस कोर्स भर जाएगा जब, बेस कोर्स आपको एक, बेस कोर्स का बेसिकली हाइट कितना होता है, बेसिकली इसका हाइट होता है आपका मैक्सिमम 1.5 मीटर। 1.5 मीटर मैक्सिमम साइज होता है ढकला जो मारे हैं उसका, उससे ज़्यादा रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जनरली 0.5 मीटर से 1.1 मीटर के आसपास रखते हैं, है ना, जो आपका बेस कोर्स होता है। ठीक है, बेस कोर्स के बाद अब आपको क्या करना है, फिर आपको माल बिछाना है। अब आपको माल बिछाते जाना है, बिछाते जाना है, बिछाते जाना, माल बिछाना, बिछाना बिछाना बिछाना, माल बिछाना। और ये जो माल रहेगा ना भाई साहब, ये जो मटेरियल रहेगा, ये मटेरियल रहेगा थोड़ा चट्टान वाला। क्या रहेगा, थोड़ा सा चट्टान वाला मटेरियल रहेगा। सबसे नीचे क्या डाले, सबसे नीचे डाले आप लूज माल। ठीक है, सबसे नीचे क्या डाले, लूज माल डाले। यानी बेस कोर्स की बात करें तो यहाँ पे आपने लूज माल डाला, लूज माल डाला। ठीक है, इसके बाद आपने क्या डाला, इसके बाद बेस कोर्स के बाद आप सेकेंड नंबर पे जो लेयर था वो आपका था सब ग्रेड। क्या था, सब ग्रेड था। इसमें आपने क्या डाला, इसमें थोड़ा सा चट्टान डाला, जो चट्टान पत्थर वत्थर मिल गया आपको तो डाल दिए। मतलब कुल मिलाकर के मिट्टी नहीं होना चाहिए, पत्थर वत्थर रहेगा, ज्यादा अच्छा से पैक हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अब इसके ऊपर फिर आपको एक लेयर बिछाना पड़ेगा, है ना, फिर इसके ऊपर में आपको एक लेयर बिछाना पड़ेगा। तो आपने फिर इसके ऊपर एक लेयर बिछाया, एक लेयर, दो लेयर लो, दो लिफ्ट, एक लिफ्ट, जितना भी आप चला सकते हैं, है ना, वो आपका माइंस का परमिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड नंबर पे था, थर्ड नंबर पे था आपका, उसको कहते हैं सब बेस। क्या कहते हैं, सब बेस कहते हैं। ठीक है, सब बेस में क्या करेंगे, फिर से आप लूज माल डालेंगे। क्या करेंगे, फिर से लूज माल डालेंगे। आपने, हमने बताया सबसे पहले बेस कोर्स में लूज माल डाले, उसके बाद चट्टान डाले, फिर आपको लूज माल डाले। क्यों डाले भाई लूज माल, क्योंकि जो चट्टान के बीच में गैप है ना, बड़ा ही मस्त तरीके से पैक होगा, पूरा अच्छे से वो पैक हो जाएगा। ठीक है, मस्त तरीके से पैक हो जाएगा। ओके, चलिए, इसके बाद आपने पहले डाला बेस कोर्स, फिर आपने डाला सब ग्रेड, फिर आपने डाला सब बेस। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, जब पूरा अच्छा से माल पैक हो गया तो आप ऊपर में क्या करेंगे, थोड़ा सा कमजोर मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी डालेंगे। मतलब कि कड़ा चट्टान नहीं, बल्कि बहुत ही मुलायम मिट्टी, मुलायम मिट्टी डालेंगे, जिसको हम कह सकते हैं उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, ऐसे करके आपने पूरा पैक किया, ऐसे करके आपने पूरा पैक किया। हालांकि एनसीएल में जो क्वेश्चन का आंसर था वो गलत ले लिया था, तो लड़का लोग क्लेम किया है और मैंने उसका प्रमाण भी भेजा था। ये आपका सर्कुलर वाला पॉइंट मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो सर्कुलर वाला आपको पीडीएफ भी दिखाया था कि देखो यहाँ पे सर्कुलर में जो लिखा है वही यही लिखा है, तो आपको यही मानना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि वो रेक्टिफाई हो जाना चाहिए। चलिए, तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये भाई ये पूरा प्रोसेस है। क्या हमने बताया, हमने बताया एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे नीचे होता है बेस कोर्स, बेस कोर्स में लूज माल डालते हैं, लूज माल के ऊपर में फिर हम कड़ा कड़ा चट्टान डालते हैं, इसको बोलते हैं सब ग्रेड। क्या बोलते हैं, सब ग्रेड। सब ग्रेड के ऊपर में फिर आप क्या करते हैं, सब ग्रेड के ऊपर में फिर आप सब बेस डालते हैं। सब बेस में क्या करेंगे, सब बेस में फिर लूज माल डालेंगे, है ना, लूज माल। लूज माल के बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, सब बेल के बाद, सब बेस के बाद लास्ट में सबसे ऊपर में आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर में डालेंगे सरफेस कोर्स। मुलायम मिट्टी क्या हो जाता है, सरफेस, एक सेकंड ऐसा क्यों हो रहा है, कोर्स। ठीक है, सरफेस कोर्स। अब हम इसको लिख दे रहे हैं भाई, हमको पता है आपको दिक्कत होगा। ठीक है, देख रहे होंगे तो दिक्कत होगा। ओके, चल, अब एक मिनट भाई, हमने क्या बताया, हमने आपको बताया सरफेस कोर्स, सब बेस। एनजीएल का एग्जाम में अलग आंसर है इसका, लेकिन जो सर्कुलर में वो अलग आंसर है, सब ग्रेड। और लास्ट में हमने बताया बेस कोर्स। ये है इसका पूरा सीक्वेंस। ठीक है, इसके बीच में और भी कुछ कुछ लेयर आ जाते हैं, लेकिन वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन में पूछता नहीं है जल्दी। ये सब 3-4 ऑप्शन देता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये वाला क्लियर हो गया भाई। अभी हम क्या पढ़ा रहे थे आपको, हम आपको पढ़ा रहे थे रिक्लेमेशन का दो प्रोसेस होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में हम आपको बताएं कि दो टाइप होता है, फिजिकल रिक्लेमेशन, बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन। फिजिकल रिक्लेमेशन के बारे में अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, बायोलॉजिकल नहीं गए भाई, अभी फिजिकल ही पे ही हैं, फिजिकल पे अटके हुए हैं, अभी आप बायोलॉजिकल पहुंचे नहीं। फिजिकल में हम बताएं, क्या बताएं कि माल मटेरियल डालना है, माल मटेरियल डाल के पूरा ऊपर तक ठसाठस पैक कर देना है। अब माल मटेरियल डालने के लिए उसमें फिलर लेयर का जो साइज होता है 0.5 मीटर थिक, सब सॉइल का जो थिकनेस है 1.5 मीटर, स्टैक्ड टॉप सॉइल होता है 0.5 मीटर, है ना।
ग्रेडिंग ऑफ लैंड वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 37 डिग्री, अल्टीमेट स्लोप एंगल ऑफ द साइड वॉल 30 डिग्री से 37 डिग्री। उसके बाद हमने आपको एक लेयर बताया कैसे कैसे लेयर का फिलअप किया जाता है। तो ये आपका फिजिकल प्रोसेस समाप्त तो होता है। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन ये क्या चीज है समझते हैं। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन जैसे कि नाम से ही पता है, इसमें कुछ बायोलॉजी तो इन्वॉल्व होता है भाई, इसमें ना बायोलॉजी इन्वॉल्व होता है। अब इसको देख के आदमी जरूर सोचेंगे जीव जंतु छोड़ता होगा, जीव जंतु छोड़ता होगा। जीव जंतु से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन हम कल आपको पढ़ाए थे, एक घास का नाम बताइए जो नाइट्रोजन छोड़ता है। एक ऐसा घास का नाम बताइए जो नाइट्रोजन गैस छोड़ता है। हम प्रीवियस क्लास में बताए थे, कमेंट सेक्शन हम देखने वाले हैं भाई, कमेंट सेक्शन देखने वाले हैं तो जरूर बताइएगा। एक ऐसा घास का नाम बताइए जो नाइट्रोजन गैस छोड़ता है। ठीक है, ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? लेगुमिनस, लेगुमिनस ग्रुप कहते हैं जो नाइट्रोजन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? नाइट्रोजन। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में लेगुमिनस और वेजिटेशन करते हैं। हमने क्या बताया? बायोलॉजिकल प्रोसेस में आप लेगुमिनस यानी कि ऐसे पेड़ पौधे ऐसे घास फूस लगाते हैं जो धरती में नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी देखो दो चार गो टर्म है मेरे भाई। क्या टर्म है? अभी मान के चलिए हमने लेगुमिनस लगाया और नाइट्रोजन बढ़ा लिया, नाइट्रोजन बढ़ाया, लेकिन इसके बाद भी जब हम खेती कर रहे हैं ना तो मेरा फसल सही से उपज नहीं रहा है। क्यों नहीं उपज रहा है? क्योंकि फसल होने के लिए सल्फर का होना जरूरी है, सल्फर का होना जरूरी है। ठीक है, तो अब सल्फर का होना जरूरी है तो सल्फर डालना पड़ेगा। सल्फर अलग से डालेंगे तो हम क्या कहेंगे इसको? सॉइल एमोलियोरेशन। ठीक है, सॉइल एमोलियोरेशन है ना, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मेरे जज्बात समझिएगा। ठीक है, ये सॉइल एमोल्यूशन, इसको सॉइल एमोल्यूशन कहते हैं, है ना। सॉइल एमोल्यूशन क्या होता है? सॉइल एमोल्यूशन में धरती में सल्फर डाला जाता है। सल्फर बहुत सारा चीज में होता है, केमिकल सल्फर भी आप डाल सकते हैं, मिट्टी में मिला के डाल सकते हो। कुछ स्पेशल टाइप की मिट्टी होती है इसमें सल्फर का कंटेंट ज्यादा होता है, उस मिट्टी को डाल सकते हैं। गोबर को बहुत दिन के बाद सड़ाने के बाद उसमें से कुछ सल्फर कंटेंट भी बनता है तो उसको भी डाल सकते हैं। तो कुछ भी करना है, सल्फर बढ़ाना है, सॉइल एमोल्यूशन। नाइट्रोजन बढ़ाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? घास लगाना पड़ेगा। नाइट्रोजन बढ़ाना है तो घास लगाना पड़ेगा। उस घास का नाम हमने अभी बताया थोड़ा देर पहले, लेगुमिनस। ठीक है, लेगुमिनस देखिए अभी बताया हमने। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में बस जमीन का फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस में जमीन का फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी घास का जो बीज होता है उसको लगाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बढ़ाते हैं। इसके बाद आप क्या बोलते हैं? सॉइल इमुलेशन करते हैं, यानी कि इसमें सल्फर डालते हैं। सॉइल इमुलेशन का मतलब सल्फर डालते हैं, सॉइल इमुलेशन का मतलब सल्फर डालते हैं, सॉइल इमुलेशन का मतलब सल्फर डालते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन एनसीएल का पलट के देखिएगा, जरूर मिलेगा। अगर हम ये पढ़ा दिए होते जनरल सेफ्टी और ये वाला चैप्टर तो हम आपको गारंटी दे रहे 85 नंबर से कम आपका नहीं आता, है ना। अगर नॉन टेक्निकल खराब जाता है तो टेक्निकल आपका अच्छे से कवर हो जाता है। 65-67 नंबर तो डेफिनेटली आता है। खैर कोई बात नहीं, अफसोस करके कोई फायदा नहीं है। आते हैं आगे। तो बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन में हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली डेवलप करते हैं, है ना। जमीन को इस लेवल पर डेवलप करते हैं ताकि वो खेती बाड़ी के लायक हो जाए, है ना। चलिए, ये हो गया आपका वहां तक। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अभी प्राइमरी वाला आपका समाप्त होता है। हम आपको रिक्लेमेशन का टाइप बता रहे थे, फिजिकल रिक्लेमेशन हो गया, बायोलॉजिकल हो गया। अब आते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में देखो इकोलॉजिकल दिख रहा है, चलो सेकेंडरी में आते हैं। सेकेंडरी, सेकेंडरी रिक्लेमेशन क्या होता है? बस सेकेंडरी रिक्लेमेशन देखो ऐसा है कि प्राइमरी माने जमीन में गड्ढा वड्ढा भर दिए, भरने के बाद जमीन को थोड़ा सा उपजाऊ बना लिए, तो ये तो आपका प्राइमरी था। अब सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी में आप उस जगह पे इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। ठीक है, ये क्या होता है? आपसे कहा जाता है कि सर मोबाइल जब आपका पुराना हो गया तो उसको अपडेट कर लीजिए या रिस्टोर कर लीजिए, कोई फाइल डिलीट हो गया तो रिस्टोर कर लीजिए। तो इसी तरह से जो वहाँ का इकोलॉजी है उसको रिस्टोर किया जाता है। इकोलॉजी में बहुत सारा मैटर आता है, इसमें टेम्परेचर आता है, इसमें प्रेशर आता है, इसमें उस जगह का एटमॉस्फेयर आता है,
इसमें उस जगह के आसपास का वातावरण आता है, सब कुछ आ जाता है उसमें, इन्वायरमेंट आ जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंट आ जाता है। तो इकोलॉजी में बेसिकली उस जगह पे हम ये सब करते हैं। तो इकोलॉजी में बेस्ट तरीका है कि एग्रीकल्चर करें, ठीक है, प्लांट लगा दें, है ना। इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, और हम उस जगह पे, है ना, और हम उस जगह पे फ्लावरिंग करें, फ्लावरिंग करें, यानी हॉर्टिकल्चर करें, हॉर्टिकल्चर करें। तो कभी आपसे पूछेगा कि बताओ जो आपका सेकेंडरी था उसमें, प्राइमरी प्रोसेस में जो बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन था उसमें क्या करते हैं, उसमें जमीन का उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं और उसमें घास लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, वेजिटेशन करते हैं। वेजिटेशन का मतलब क्या है, जो खुद ब खुद उगता है उसे वेजिटेशन कहते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, जो आदमी जाके उपजता है, आदमी ट्रैक्टर से जोते, आपका हाथ से जोते, कुछ भी करे, फसल लगाए, मेहनत करे आदमी, तो उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। इकोलॉजी आपका एग्रीकल्चर, प्लांट, फ्लावरिंग, हॉर्टिकल्चर में आता है, यानी इकोलॉजी में इंसान को जाके खुद मेहनत करना पड़ता है ना। तो उसको हम इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कहते हैं। मतलब उस जगह का टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट उस तरह से बना दिया जाता है जैसे पहले हुआ करता था, जब माइनिंग नहीं चला था उस टाइम हुआ करता था, उसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा टर्म है हाइड्रोलॉजिकल। अब हाइड्रोलॉजिकल में दो चार पॉइंट है भाई, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल में हम पहले ही पॉल्यूशन वाला में आपको बता चुके हैं बहुत सारा चीज, फिर भी हम आपको आगे बढ़ाते हैं। देखो ऐसा है, ठीक है, बोला गया है कि पीएच, पीएच अगर ज्यादा है, ठीक है, पीएच ज्यादा है तो उस कंडीशन में, है ना, हाई टॉलरेंस वाला घास लगाया जाएगा। ये क्या बताया हमने, देखो यार पीएच का स्केल जो होता है ना, वो जनरली 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ 7 होता है बीच में, और यहाँ पे 14 होता है, ये हम लोग मान के चलते हैं नॉर्मल वाला, ठीक है। जिसमें 7 जो होता है वो आपका न्यूट्रल माना जाता है, और इधर नीचे और जाइएगा तो एसिडिक होता है, इधर जाइएगा तो बेसिक होता है, ठीक है, और 7 जो है न्यूट्रल होता है। तो कहा जाता है जब पीएच ज़्यादा हो रहा है, यानी 7 से ज़्यादा हो रहा है, उस ज़मीन में जब पानी है, उस पानी का जब आप पीएच नाप रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है इसका पानी का पीएच ज़्यादा है, 9 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसा कुछ है। तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे कुछ घास लगाना पड़ता है। वो घास क्या करता है, वो घास जो ज़्यादा पीएच वाला है उसको सोख लेता है, ठीक है। उस जगह पे उस टाइप का आपको पेड़ लगाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे उसका पीएच लेवल कम होते जाता है, कम होते जाता है, फिर जाके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ कुछ और भी टर्म है, आपको समझा देते हैं, है ना, बाकी तो कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है नहीं जो रटने वाला हो। मान के चलिए ये आपका जमीन है, ठीक है, इस जमीन में आपने बहुत सारा लेयर बिछाया और बैक फिल किया। लेयर बिछाने के बाद इसके ऊपर में इतना डोजर चला, इतना डंपर चला कि ये जमीन जो है वो दबता गया, दबता गया, दबता गया, दबता गया, और पूरा दब गया। अब दब गया अगर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट लैंड। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट लैंड हो गया। ये क्या हो गया भाई, कॉम्पैक्ट लैंड हो गया। कॉम्पैक्ट लैंड में हमारा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, वेजिटेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर इसमें हम पानी डालेंगे ना, तो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा जमीन। कभी भी सरफेस को ऐसा रखा जाता है, यहाँ पे आपने हमने सबसे पहले लास्ट में बताया था कि सरफेस कोर्स, सरफेस कोर्स मतलब सरफेस में जो होता है वो सरफेस कोर्स कहलाता है, ठीक है। तो सरफेस में कोर्स होता है, यानी पत्थर कुछ ऐसे मतलब मुलायम मिट्टी होते हैं, उसको ज़्यादा दबाया नहीं जाता है। अगर उसको दबा देंगे कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, वहाँ पे घास नहीं लगेगा, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें पानी आएगा ना, बरसात का पानी आएगा, तो ये पानी इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा, जमीन के नीचे नहीं जाएगा, बल्कि इससे बह जाएगा। इससे यहाँ पे फिसलन बढ़ जाएगा, और चूंकि पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ का वाटर टेबल डेंजर में आ जाएगा। वाटर टेबल जो है वो डेंजर में आ जाएगा, इस जगह पे पानी का कमी हो जाएगा। तो आप जमीन में रिक्लेमेशन तो कर लेंगे, लेकिन रिक्लेमेशन करने के बाद अगर हार्ड कर दिए, कॉम्पैक्ट कर दिए जमीन को, तो उस कंडीशन में पानी का बड़ा दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि नीचे एब्जॉर्ब नहीं कर रहा पानी, वाटर टेबल में पानी नहीं जा रहा है, ऊपर में पानी नहीं जा रहा है ना, सरफेस में पानी सरफेस से फिसल के बाहर निकल जा रहा है। तो ऐसे जगह पे आपको हाइड्रोलॉजिकल, इस सबको क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसको बचाने के लिए आपको सरफेस कोर्स ठीक रखना पड़ता है, वेजिटेशन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना पड़ता है, जमीन को कॉम्पैक्ट नहीं रख सकते हैं आप। पीएच अगर ज़्यादा है तो पीएच ज़्यादा वाला घास लगाते हैं ताकि पीएच को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। इरोजन ना हो, डंप का फेलियर ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए,
ओके, इसके बाद एक और पॉइंट है हाइड्रोलॉजिकल, आपका हम करवा दिए हैं, है ना। लास्ट वाला देखिए, हम आते हैं क्या क्या हम आपको पढ़ाएं, आपको देखिए इसमें कुछ पॉइंट भी था, कुछ कॉन्सेप्ट भी था। फिजिकल रिक्लेमेशन करवा दिए, बायोलॉजिकल करवा दिए, इकोलॉजिकल करवा दिया, हाइड्रोलॉजिकल करवा दिया। अब लास्ट वाला आते हैं सोसाइटी रिहेबिलिटेशन एंड अपग्रेडेशन। ठीक है, चलिए, सोसाइटी रिक्लेमेशन एंड अपग्रेडेशन। ओके, ठीक है, आते हैं सी वाला में, सोसाइटी रिहेबिलिटेशन एंड अपग्रेडेशन। ये क्या होता है भाई, देखो ऐसा है, अब आपने जो जमीन के नीचे माइनिंग किया था, उस जमीन के ऊपर में पेड़ लगा दिया, घास लगा दिया, उस जमीन को पूरा हरा भरा कर दिया। क्या कर दिया? हरा भरा कर दिया, अच्छे से डेवलप कर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छे से डेवलप कर दिया। अब डेवलप करने के बाद इसको कम से कम 2 से 3 सीजन छोड़ दिया जाता है। 2 से 3 सीजन क्यों छोड़ा जाता है, हम बताते हैं आपको। देखो, कभी आप गांव के होंगे तो मेरी बातों को समझ पाएंगे। आपका घर अगर मान लीजिए जमीन से नीचे है ना, यानी कि मान लीजिए कोई रोड है, रोड का हाइट से नीचे जमीन है, तो आप क्या करते हैं, जगह पे मिट्टी डलवाते हैं, मिट्टी डलवा के इसको बराबर कराते हैं, फिर उसके ऊपर घर बनाते हैं। तो मिट्टी डलाने के बाद आपको कुछ टाइम छोड़ना पड़ता है। आप कहते हैं कि बरसात भर रहने दो और ठंडा भर रहने दो, ठंडा बरसात 2 बार रहेगा, 2 मौसम बदलेगा, तो फिर इस जमीन के ऊपर हम घर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर इसके ऊपर में आप डायरेक्ट घर बना देंगे ना, तो दिक्कत हो जाएगा। डायरेक्ट घर बना देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी ये धीरे धीरे दबेगा दबेगा, और जैसे दबेगा घर भी धीरे धीरे दब जाएगा। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा है कि मान के चलिए आप जमीन को इतना अच्छा से मेहनत करने के बाद बनाएं, और बनाने के बाद उसमें पेड़ पौधा नहीं उगा, तो नहीं उगने के बाद भी उस पे आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। ठीक है, आप उस पे कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, है ना। इसके बाद उसमें आप हाउसिंग सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा काम तो आप कर ही सकते हैं ना, उसके आसपास उस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ उस जमीन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, चल, तो ये वाला आपका आता है सोशल। आप इसमें फैक्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, है ना, कुछ आप सोसाइटी वगैरह लगाएंगे, तो ऐसा कर सकते हैं। अब मान के चलिए ऐसा है कि जमीन जब आप बना रहे थे, रिक्लेमेशन कर रहे थे, तो इतना बड़ा गड्ढा रह गया। अब गड्ढा रह गया, अब आपके पास इतना माल मटेरियल नहीं है, इतना मिट्टी नहीं है कि आप इसको भर के पूरा पैक कर सके। तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन डीजीएमएस से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और MOEF&CC से परमिशन लेना पड़ेगा। MOEF&CC का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके थे। अगर क्लास रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो क्लास करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी करा रहे हैं। सुबह शाम एक बार कम से कम ये व्हाट्सअप खोल के ग्रुप जरूर चेक करो मेरे भाई, ग्रुप में कुछ ना कुछ मैं डालूंगा जरूर, और जो डालूंगा बहुत ज़बरदस्त डालूंगा। अभी आपका एग्जाम है, तो मजाक एकदम एकदम नहीं करना है। चले, अब देखिए ये जो जगह है, अब इसमें देखिएगा ये नुकीला पार्ट है। आप गौर कीजिएगा, एक सेकेंड, हो जाओ यार, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा लैपटॉप में वायरस आ गया है क्या भाई। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, तो हम आपको क्या बता रहे थे, हम आपको बता रहे थे, मान के चलिए ये कोना वाला पार्ट है, नुकीला है ना। तो हम क्या करेंगे, इस नुकीला पार्ट को तोड़ देंगे या सीमेंटेशन कर देंगे, मतलब उसको कुछ ऐसा कर देंगे कि वो नुकीला ना रहे। ये सब जो पार्ट है, ये सब नुकीला ना रहे, सीमेंटेशन कर देंगे। कहीं पे अगर चट्टान निकला हुआ है नुकीला वाला, तो उसको काट देंगे या सीमेंटेशन कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे भाई, सीमेंटेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, तो सीमेंटेशन करने के बाद उस जगह पे हम पूरा पानी भर देंगे। क्या करेंगे, उस जगह पे हम पानी भर देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा खाली जगह है, उस पे हम पानी भर दिए यहाँ तक। पानी भरने के बाद इसको हम ब्यूटीफुल पॉन्ड बना सकते हैं, ब्यूटीफुल लेक बना सकते हैं, इसके आसपास में पेड़ पौधा लगा दिए, है ना, इसको झील में तब्दील कर दिए, कुछ बायोलॉजिकल रिजर्व बना दिए, कोई गार्डन बना दिए। तो ऐसा किया जाता है जनरली, इसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन, और इसको कहते हैं अपग्रेडेशन। ठीक है, फ्लोरा फाउना, दो टर्म है जो आपको कभी परेशान कर सकता है, तो चलिए हम समझते हैं। कहा जाता है फ्लोरा एंड फाउना का डेवलपमेंट करेंगे। फ्लोरा एंड फाउना, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा, मतलब जितना भी पौधा है जो फ्लावरिंग वाला है, यानी फूल पौधा पत्ती सब वाला है, उसको फ्लोरिंग फ्लोरा कहते हैं। अब फाउना का मतलब होता है जीव जंतु,
फाउना का मतलब क्या होता है, जीव जंतु। तो फ्लोरा एंड फाउना ये दो कैटेगरी है, फ्लोरा में आते हैं पेड़ पौधा फूल पत्ती, और फाउना में आते हैं जीव जंतु। तो ऐसा हम लोग को किसी जगह पे माइंस खत्म करने के बाद, रिक्लेम करने के बाद ऐसा डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा डेवलपमेंट करेंगे कि जो पहले स्थिति था ना बिल्कुल वैसा ही हो जाए। माइनिंग करने से पहले जो जगह जैसा था, पेड़ लगा हुआ था, जानवर घुमा करता था, मस्त जगह था, खूबसूरत जगह था, तो वैसे ही खूबसूरत बना के छोड़ेगा, और अगर खूबसूरत नहीं है तब भी बना के छोड़ेंगे। तो ये इसी के साथ आपका रिक्लेमेशन टॉपिक समाप्त होता है पूरी तरह से। हम आपका रिक्लेमेशन का एक एक पॉइंट को चुन चुन के मारे हैं, तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को 2 बार, 1 बार, 3 बार, जितना आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो शेयर मत कीजिएगा, ये प्राइवेट वाला है, ठीक है। पब्लिक में कुछ डालना पड़ता है और प्राइवेट में हमको बहुत कुछ रखना पड़ता है, ताकि आप लोग का भी डेवलपमेंट हो, है ना, और हमारा भी विकास हो। अभी देखो आगे का क्या स्ट्रेटजी है भाई, बताते हैं। अगला क्लास में हम कोशिश करेंगे, ठीक है, अगला क्लास में हम कोशिश करेंगे ओपन कास्ट माइंस। अगला क्लास कभी भी हो सकता है, कभी भी डाल सकते हैं वीडियो, मान के चलिए कि आज ही कल ही डाल दूं। ओपन कास्ट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसको हम कवर करा देंगे ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में, और कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे। इसके बाद आपको हम क्या करेंगे, जो राइटिंग रिपोर्ट है ना, राइटिंग रिपोर्ट, एक एक चीज़ का हम राइटिंग रिपोर्ट आपको समझा देंगे। शॉर्ट फायर क्या रिपोर्ट भरता है, माइनिंग सरदार क्या भरता है, ओवरमैन क्या भरता है, सेकंड क्लास मैनेजर क्या भरता है, फर्स्ट क्लास मैनेजर क्या भरता है, इसमें क्या क्या किसका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब समझा देंगे, टेंशन ही आना नहीं है। इसके बाद जो पंप वाला चैप्टर है वो हम आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि पंप से क्वेश्चन आते हैं। बाकी हॉलेज बाइंडिंग हम आपको पढ़ा चुके हैं लेवल का, हालांकि समय मिलेगा तो हम वॉल्यूम 3 का वीडियो और डालेंगे। इसके बाद हम आपको अंडरग्राउंड का जितना न्यूमेरिकल सेक्शन है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो ये मेरा टारगेट है एग्जाम से पहले, ठीक है, ये एग्जाम से पहले का टारगेट है कि भाई इतना तो हम कम से कम खत्म करें आपका, ठीक है। तो चलो इसी वीडियो के नीचे बताओ इनमें से कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो पहले चाहिए या क्लास पहले चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक, अपना टाइम बचाओ, है ना। और पैसा वैसा दो यार, अब निकालेंगे, ग्रुप से निकाल दिए हैं बहुत को, और बहुत को निकालना बाकी है, तो टीचमेंट से भी हटाएंगे, है ना, क्योंकि अब बर्दाश्त की हो गई है इंतहा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।